हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। हमें उम्मीद है, आशा है आप लोग मस्त चकाचक और झकास होंगे और आज के क्लास के लिए आप लोग पूरे रेडी हैं। जैसे कि हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर को कंप्लीट कर लिए थे, सारे आपकी थ्योरी की क्लास हो चुकी थी और हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन की तरफ चल रहे थे। और हमने आपको बोला था कि इसमें जो भी डिफरेंट एग्ज़ाम हुए हैं, जेई के, नीट के, सीयूईटी के, और इन सभी में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उस क्वेश्चन को लेकर के एक सीरीज आया था, जो पहला सीरीज आपका हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कशन किया था 2025 में आए हुए सारे क्वेश्चन को। आज भी हम लोग क्या है कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को बनाएंगे, देखेंगे कि इस चैप्टर से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जब तक आप इस चैप्टर पे क्वेश्चन नहीं बना रहे तब तक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस चैप्टर का पढ़ने का मतलब है कि आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, बिना क्वेश्चन बनाए कोई फ़ायदा नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, आप भी मेरे साथ आंसर दीजिएगा, है ना। रेडी हैं? रेडी। चलिए तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में गलत कथन चुनें। आपको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में क्या बताना है? गलत कथन बताना है। अब गलत कथन क्या होगा? तो सबसे पहला आपके पास क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, ये बात सही है आपका। फिर है द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है, सही है ना। द्रव्य यानी कि पदार्थ की बात की जा रही है। हाँ, एक से अधिक तत्वों के परमाणु किसी भी अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। तो बताइए क्या ये डाल्टन का कहा गया था? क्या ये डाल्टन के द्वारा बोला गया था? नहीं ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग, है ना। चलिए फिर कह रहा है किसी दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं में एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात, और कुछ खास बात है नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गलत सिद्धांत। अब आपको यहाँ पे फिर से क्या चुनना है? गलत सिद्धांत चुनना है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। आंसर क्या होगा? आंसर चलो देखो क्या कह रहा है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न होता है। एकदम करेक्ट है। द्रव्य विभाज्य परमाणुओं से बना होता है, नहीं ना। अभी तुरंत हम लोग इधर देखे थे, क्या था? द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपका? रॉन्ग है। यौगिक तब बनते हैं जब विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजन होते हैं, ये स्टेटमेंट राइट है। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं में द्रव्यमान सहित अलग अलग गुण होते हैं, ये बात भी सही है ना। तो आपके पास एक मिनट, दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं में द्रव्यमान सहित अलग अलग गुण होते हैं, ये तो गलत बात हुआ ना। द्रव्यमान सहित, है ना, तो ये आपका गलत हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होता है, नीचे दिए गए। हाँ सही बात है, पुनर्व्यवस्थित अरेंजमेंट होते हैं, यानी ये भी। तो कौन सा गलत हो गया आपका? बी और डी। बी और डी कौन से ऑप्शन में आ गया आपके? ऑप्शन नंबर बी में। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से जो डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था वह है, यानी आपको पढ़ना है स्टेटमेंट को और बताना है किसमें से कौन है जो डाल्टन के द्वारा नहीं प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्या कह रहा है कि एक दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं के एक जैसे ही गुण तथा द्रव्यमान, विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में अंतर है। बताइए क्या ये स्टेटमेंट राइट है? क्या ये स्टेटमेंट राइट है? हाँ, ये डाल्टन के द्वारा ही कहा गया था। क्या? कि एक दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं में एक जैसे ही गुण तथा द्रव्यमान है, विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है? डिफरेंट होते हैं, है ना। चलिए बी क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं का पुनर्गठन होता है। ठीक है, ये परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो निर्मित होते हैं ना ही उसका विनाश होता है, यही है। डाल्टन एटॉमिक हम लोग पढ़े ही थे, है ना। तो फिर आगे क्या है कि ऑप्शन बी, ये भी आपका सही। फिर कह रहा है कि जैसे जब गैस संयोग करती है अथवा उन्हें किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में बनाया जाता है, वे ऐसा आयतन के सरल अनुपात में होते हैं यदि उन सभी गैसों के एक ही टेम्परेचर यानी ताप तथा दाब पर रखा गया हो। देखो बाबू स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन बताओ क्या ये डाल्टन के द्वारा कहा गया? नहीं ना। ये कौन सा लॉ हो गया आपका? गै-लुसाक लॉ हो गया, है ना। गै-लुसाक लॉ हो गया, यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपका? डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। डन। चलिए नेक्स्ट है
एक कार्बनिक यौगिक में 42.1% कार्बन, 6.4% हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन है। इस यौगिक का अनुभार इतना है। आणविक सूत्र, अब देखो आणविक सूत्र निकालना है, आपके पास दो ऑप्शन है बनाने का। एक मूलानुपाती सूत्र निकाल लो, उसको क्या करो n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और निकाल लो आणविक। दूसरा, हमको मास परसेंटेज पता है, हम सीधे एग्जैक्ट क्या निकाल लेंगे, उसका मोल्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो बदलाव कि हमको यहाँ पे कार्बन दे रखा है। बताइए कार्बन कितनी है, कार्बन का मास परसेंट है बाबू रे कितना, तो कार्बन है आपके पास 42.1%, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट, हाँ ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन अपने पास कितना है 6.4, और शेष जो भी बच गया ऑक्सीजन है, तो देखो 42 और 6 48, तो जो बच गया लगभग कितना 51.5। ये आपके पास 51.5 क्या है, ऑक्सीजन है आपके। डन। तो देखो ध्यान से हम इसको कैसे सॉल्व करें, हमको क्या बोला कैलकुलेट करने के लिए, आणविक सूत्र ना। बताओ हम लोग अगर लिखे परसेंटेज मास ऑफ कार्बन, तो क्या लिखेंगे, मास परसेंट ऑफ कार्बन क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है। यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बट्टे में तत्व का आणविक द्रव्यमान गुना में 100, ये लगाएंगे ना। तो बताओ क्या लिखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट। मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूं क्या, मैं फॉर्मूला लिख दूं, चलो देख लो ध्यान से, याद रहे, ध्यान रहेगा कि परसेंटेज मास बराबर क्या था फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे मास परसेंट बराबर मास ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड, इन कंपाउंड अपॉन क्या था बाबू रे, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इनटू में याद है क्या 100। बोलो बात समझ में आया। तो बताओ अगर हमको यहां से निकालना हो कार्बन का, तो बताओ कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12। अब क्या है कि अनुभार हमको तो अभी पता नहीं कि कितना कार्बन है, तो क्या मान लेते हैं x है ना, इनटू में x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है बाबू रे 342, और ये किसके बराबर है बताओ, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना दे रखा है, तो 42.1 है ना। तो बताओ यहां से जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो 42.1 बराबर कितना है अपने पास 12x डिवाइड बाय 342, तो x बराबर हमारे पास कितना होगा 42.1 इंटू 342 डिवाइडेड बाय कितना बाबू रे 12। आप यहां से डिफाइन करो, अच्छा मास परसेंट है तो इंटू में 100, इंटू में 100, तो 100 कहाँ जाएगा नीचे। अब बताओ x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, फिर निकालो मास परसेंट ऑफ क्या हाइड्रोजन। बताओ फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। बताओ यौगिक में हाइड्रोजन कितना होगा, तो नहीं पता कितना है, तो हम मान लेते हैं y है, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है बाबूरे कितना, तो एक हाइड्रोजन का मास हम लोग मान लेते हैं 1, यानी 1 इंटू में y अपॉन में कितना, तो मॉलिक्यूलर वेट 342 इंटू में 100। यहाँ से किसकी वैल्यू लाएंगे y की, तो बताओ मास परसेंट कितना है 6.4 इक्वल टू कितना, तो y अपॉन 342 इंटू 100। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.4 इंटू 342 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बाबू रे 100। यहाँ से y निकल जाएगा। अब बताओ अब किसको निकालना है, ऑक्सीजन को। तो चलो निकालते हम लोग मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। बताओ फॉर्मूला क्या होगा, तो ऑक्सीजन का मास परसेंट कितना 16 इंटू कितना है पता नहीं, इसको मान लेते हैं z। हमको पता रहता तब ना एग्जैक्ट वैल्यू बैठाते z। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट कितना 342 इंटू में 100, मतलब यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम यहाँ से अगर x y और z निकाले तो फॉर्मूला क्या बनेगा आणविक सूत्र CxHyOZ। आप बताइए कि वैल्यू क्या आ रही है जल्दी से, ये वैल्यू आप सॉल्व करोगे, ये वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 11.99। इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगा 21.88, और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे आई थिंक ये वैल्यू लगभग 11 आएगा, है ना। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लूँ 12, इसको लगभग कितना मान लूँ 22, और ये रहा आपका 11। तो फॉर्मूला क्या बन गया C12HY, y कितना है आपके पास, तो 22, और z की वैल्यू कितनी है 11। C12
H22O11। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई? कितना इजी है ना ये। नहीं तो हम क्या करते इस क्वेश्चन को एक और तरीका से, सबसे पहले क्या काम करते हैं, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर लेते। हम मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते, एन की वैल्यू निकाल लेते। एन की वैल्यू कैसे निकालते? मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, उसमें भाग किसे कर देते बताइए? आणविक सूत्र के द्रव्यमान से। यस और नो? तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती? एन की वैल्यू आ जाती। एन की वैल्यू आती तो बताओ आणविक सूत्र बराबर क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र इंटू में एन। बस आ गया आंसर। बताओ कोई दिक्कत? चले आगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहला एक एक करके देखो। कह रहा है कि CH4 का 16 ग्राम है ना, तो CH4 का 16 ग्राम किसको बतला रहा है? देखो हम निकालते हैं। CH4 है ना, तो कुछ तो नजर आ नहीं रहा है कि चलो इसका मास होगा 16 ग्राम, तो 16 ग्राम इसको किसके बताता है? 1 मोल को बताता है। बताओ यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं। मास के टर्म में तो कुछ नहीं आ रहा, तो आयतन भी नहीं आ रहा है। आयतन कितना? 1 मोल का 22.4 लीटर होना चाहिए। एक चीज हम लोग कर सकते हैं, बताओ कि अगर हम बोले कि CH4 में, ध्यान से, CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते थे बताओ? याद है? क्या लिखेंगे हम लोग? कार्बन में कितना है? 6 और हाइड्रोजन का 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। तो CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू रे? 10। यस और नो? तो बताओ 16 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन है? यानी 1 मोल। तो 1 मोल CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम लोग निकाले, तो 1 मोल CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या आएगा बोलो तो? हाँ, तो कि 1 मॉलिक्यूल में इतना, तो 1 मोल में कितना था? 10 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16.02 इंटू इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि 16 ग्राम CH4 में 60.02 गुने 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, चलो पहला क्लियर। ठीक, दूसरा चलते। कह रहा है H2 का क्या कह रहा है? 1 ग्राम है ना। आप बताइए कि H2 का 1 ग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी से बताओ। H2 का 1 ग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? जल्दी। H2 का 1 ग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बताओ। 1 ग्राम H2 है। बताओ 1 ग्राम यानी कितना? 2 है, तो 1 ग्राम में कितना? 1 ग्राम बाद निकालेंगे। 1 मोल में कितना हाइड्रोजन है? 2 मोल है ना। बोलो यस और नो? 2 मोल। मास कितना है? 2 ग्राम। तो बताओ कि 2 मोल का आयतन कितना होता है? 22। 2 मोल रिप्रेजेंट करता है किसको? 22.4 लीटर को। यस और नो? तो बताओ हमको कि 1 ग्राम यानी कितना मोल? 1 मोल। 1 मोल किसको रिप्रेजेंट करेगा? जल्दी बताओ। 1 ग्राम हाइड्रोजन किसको करेगा? 2 मोल यानी 2 ग्राम, तो 1 ग्राम किसको करेगा? 22.4 बट्टा कितना? 2, कितना आ जाएगा? 11.2 लीटर। यानी कह सकते हो कि H2 के 1 ग्राम द्रव्यमान का आयतन STP पर कितना होगा? 11.4 लीटर, यानी 2 लीटर होना चाहिए, दे रखा। आगे कह रहा है N2 का 1 मोल। बताइए N2 का 1 मोल किसको बतला रहा है? इसको मिटा दूं? इसको तो मिटा सकता हूं ना, जल्दी बताइए। N2 का 1 मोल किसको बतला रहा है? बताओ। N2 है, तो 1 मोल बताना है आपको, है ना। तो N2 का मास कितना होता है? 28 ग्राम। N2 का मास कितना होता है? 28 ग्राम। देखो इसका कोई मिलेगा? बताइए N2 का कोई मिलेगा?
तो आई थिंक यहाँ पे एरर है, ये शायद 28 ग्राम ही होता, तो ये N2 का 1 मोल हो जाएगा। और SO2 के 0.5 मोल, तो बता SO2 के 0.5 मोल निकालना है। तो SO2 का मास कितना होता है 64 ग्राम, निकालो। एक सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। तो बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 और 32 64 ग्राम है ना। तो हम कह रहे हैं कि 64 ग्राम है, तो ये कितना मोल को बता रहा है 1 मोल को बता रहा है। तो हमको कितना बताना है 0.5 मोल। 0.5 मोल मतलब 1/2 मोल। बताओ 1/2 मोल कब बताएगा जब ये कितना होगा 32 ग्राम। तो कौन सा आ जाएगा आपका SO2 का ये। अब बताओ ए को ए किससे मिल रहा है बाबूरे, तो ए मिल रहा है आपका, ए कितना था 2, बी क्या है आपके पास H2 4, सी क्या है आपके पास 1, और डी क्या है आपके पास, डी है आपके पास कितना 3। तो कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है D3 C1 B4 ऑप्शन डी। बताइए, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। डन, चलो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए ये रहा क्वेश्चन। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर। जल के 1 मोल में x के 2 ग्राम को मिलाकर 1 बिलियन तैयार किया जाता है। बिलियन में x का द्रव्यमान प्रतिशत है। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, बताइए कैसे करेंगे बताइए। तो बताओ यहाँ पे ये क्या है, x क्या होगा विलय, बोलो यहाँ से विलय का द्रव्यमान क्या है बताओ। विलय का द्रव्यमान कितना होगा बाबूरे 2 ग्राम है ना। और 1 मोल में, तो 1 मोल में क्या, तो यहाँ पे कुछ दे रहा है जल के, तो बताओ विलायक जल है, तो विलायक ध्यान से देखो, जल के 1 मोल का द्रव्यमान, जल के 1 मोल का द्रव्यमान, बोलो बाबू जल के 1 मोल का द्रव्यमान कितना आएगा 18 ग्राम पर मोल, यही होता है ना। तो ये तो हमारे पास विलायक है, तो हम लोग को यहाँ से मिल गया विलायक का द्रव्यमान। बताइए विलायक का द्रव्यमान कितना मिल गया बाबूरे 18 ग्राम पर मोल मिल गया, यस और नो। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो, अगर हमको बिलियन का द्रव्यमान निकालना हो तो बताइए बिलियन का द्रव्यमान कितना होगा, विलय प्लस विलायक, तो 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम, बताओ कितना आ जाएगा 20 ग्राम। डन, यानी अब क्वेश्चन आपका बदल चुका है। किसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 18 ग्राम विलायक में 2 ग्राम विलय घुलनशील है, तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। तो बताओ मास परसेंटेज ऑफ एक्स, यह ना कैलकुलेट करना है बाबू, बोलो एक्स का द्रव्यमान प्रतिशत। तो एक्स का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा बोलो तो, एक्स क्या है आपका विलय, एक्स क्या है विलय। तो किसी विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बट्टे बिलियन का द्रव्यमान गुने में 100। तो बताओ विलय का द्रव्यमान कितना है 2 बट्टे बिलियन का द्रव्यमान कितना, बोलो 20 और गुने में 100, 20 5 100, बताओ कितना आ गया 10%। बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन बी। कितना सिंपल था ना, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट है, एक धातु क्लोराइड में द्रव्यमान के अनुसार 55% क्लोरीन होता है। एसटीपी पर धातु क्लोराइड 100 ml वाष्प का भार 0.57 ग्राम है। धातु क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होगा, और आपको क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, बताइए कैसे निकालिएगा। तो सिंपल एक बात बताओ, क्या बोला है कि धातु क्लोराइड का वाष्प भार पहले दे रखा है, तो हम यहाँ पे भार निकाल लेते हैं, है ना। तो भार कैसे निकालेंगे, तो लिखते हैं धातु क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान, है ना, धातु क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान। बताओ बाबू रे धातु क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो भार कितना दे रखा है 0.57 ग्राम, 0.57 ग्राम, है ना। अब हमको निकालना क्या, वाष्प भार दे रखा है, यस और नो। तो कैसे निकालेंगे, वाष्प भार याद है ना, वॉल्यूम में दे रखा होता है ना। तो याद है बताए थे, अपॉन में 100 इंटू में क्या कर दो 22,400 ml से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो आ जाएगा आपके पास। बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी, आप जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू एग्जैक्ट आपको कितना दे देगा बाबू रे 127.68, 127.68 आ जाए। ये आपका आ गया धातु का मोलर द्रव्यमान। ओके,
अब आपको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, धातु के मोलर द्रव्यमान के बाद हम लोग निकाल लेते हैं कि धातु क्लोराइड में क्लोराइड का द्रव्यमान, क्योंकि क्लोरीन भी चाहिए ना, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे धातु क्लोराइड में क्लोरीन का द्रव्यमान। बताओ इतना ग्राम धातु क्लोराइड है, इसमें निकालना किसका है, क्लोरीन का। तो कैसे निकालेंगे क्लोरीन का बताओ तो क्या करेंगे, क्लोरीन का द्रव्यमान बट्टे में क्या बोलो, बोलो कितना है क्लोरीन, कितना बोला 55% है। तो 127.68 में 55% है, मतलब कितना बाबू है 55/100। तो अब आप यहां से निकालोगे तो क्लोरीन का जो द्रव्यमान है ये आपको कितना आ जाएगा, सॉल्व करो तो कितना आ गया वैल्यू, बोलो, ये आ जाएगा लगभग 70 ग्राम। ओके, बताओ क्लोरीन का द्रव्यमान आ गया। बताओ क्लोरीन के मोल की संख्या कितनी होगी, क्लोरीन के मोल की संख्या कितनी होगी। तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान 70 ग्राम, मोलर द्रव्यमान 35.5, लगभग कितना मोल आ गया बाबू रे, 2 मोल। बोलो यस और नो, लगभग कितना मोल, 2 मोल। तो देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एक धातु क्लोराइड में द्रव्यमान 55% था, एसटीपी पर धातु क्लोराइड 100 ml, वाष्प का भार इतना है, हमको पता था तो हम द्रव्यमान निकालिए। धातु क्लोराइड का अनुसूत्र क्या होगा, तो बताओ क्लोरीन उसमें कितना मोल होगा, 2 मोल। तो कोई भी धात्विक क्लोराइड इसमें क्लोरीन 2 मोल, तो अनुसूत्र क्या हो जाएगा, MCl2। क्या हो जाएगा, MCl2। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर, इसका आंसर आप लोग देंगे, देखते कितना लोग बनाते हैं। देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। सीख लो भाई, सीख लो, सीखना ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करना, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 0.25 मोलर जलीय विलयन के, तो ध्यान से देखो 0.25 मोलल बोला, तो लिख लो मोलल जलीय विलयन के 500 ग्राम, 500 ग्राम, और 0.25 मोलल जलीय विलयन के 0.25 मोलल जलीय विलयन के कितना 250 ml को बनाने के लिए, 250 ml को बनाने के लिए इथिलीन ग्लाइकोल, यानी दोनों में जो सॉल्यूट है हमारा वो कांस्टेंट है C2H6O2। चलो इसका मोलर मास बताओ तो कितना होगा, कार्बन का 12 दूनी 24 प्लस हाइड्रोजन का 6 प्लस 16 दूनी 32, 24 और 6 30 और 62 ग्राम। ठीक है, दे भी रखा है क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि द्रव्यमान का अनुपात, यानी बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलयन है जिसकी मोललता कितनी है, 0.25 मोलल है। आई बात समझ में, और ये विलायक का द्रव्यमान है। तो कह रहा है इसमें विलायक का कितना द्रव्यमान है, कुछ न कुछ तो विलय होगा ना, है वही कह रहा है कि 0.5 मोलल विलयन है, कितना में, तो आयतन दे रखा है उसका 250 ml विलयन का क्या है, आयतन है। तो आपको बतलाना है, उसमें क्या बताना है आपको कि जो विलय होंगे, यानी विलय कौन है आपके पास, इथिलीन ग्लाइकोल है, ये इसमें कितना मात्रा में, इसकी कितना मात्रा है, दोनों का अनुपात बताना है। ठीक, तो चलो हम लोग निकालते हैं। बड़ा ये तो सिंपल, ये तो आसानी से निकल जाएगा। बताओ मोलैलिटी बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, याद है, x × 1000 बट्टा W × y। y क्या था बाबू रे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, याद है ना। तो मोलैलिटी कितनी है, 0.25 है। x ये तो पता नहीं, यही निकालना है ना, बताओ द्रव्यमान निकालना है। इनटू में क्या बाबू रे, तो 1000 अपॉन में W, बताओ मोलर मास कितना है 62, इनटू में बताओ कितना में 500 ग्राम में, इतने, और तो कुछ है नहीं। बताओ हम लोग यहाँ से सॉल्व करते, बताओ सॉल्व करने पे क्या आएगा, ध्यान से देखो, 1 2 1 2 और कुछ जाएगा क्या, चलो देखते हैं। ये आ गया आपके पास कितना 1000, तो ये आ गया 4 टाइम्स में, है ना। तो बताओ और कटेगा 5 दूनी 10, 31 दूनी 62, तो 1/4 बराबर कितना, x बट्टा 31। तो x बराबर क्या आ जाएगा बाबू रे, बोलो 31/4, यानी 7 चौके 28, 4 से भाग दो 31 में, कितना आएगा बताओ, 7 चौके 28, 3 डेसिमल देके 0, अगेन 7 चौके 4, कितना
7 चौके 28 है ना, एंड देन एक कितना 2 जीरो और फिर 7 दूनी 14 यानी 7.72 ग्राम। डन। यानी अब यहां से हमको पता चल गया कि अगर 0.25 मोलर बिलियन बन रहा है जिसका मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम है, उसमें सॉल्यूट कितना है बाबू रे 7.72 ग्राम है। ठीक है, इस बात से तो हम लोग सहमत हैं। चलो अब देखते हैं कि 0.025 मोल। तो एक बात बताओ, हमको मोलर दे रखा है और हमके साथ में वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम किसका दे रखा है बताइए, बिलियन का। किसका दे रखा है, बिलियन का, है ना। तो हमको निकालना क्या है बताओ, मास। मास कैसे निकालेंगे ये बताइए, मास इंपॉर्टेंट बताइए। तो याद करो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताओ अगर हमको मास निकालना हो तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यस और नो। और डेंसिटी ऑफ H2O कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी। बोलो यस और नो, 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, हमारे पास डेंसिटी कितना है बाबू रे, यहां से अगर निकालेंगे तो 1 और ये 250, तो 250 ग्राम आ जाएगा, है ना। तो बताओ मोलैलिटी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, अगेन x इंटू 1000 बट्टा W इंटू वाई। बताइए जी मोलैलिटी कितनी है 0.25। x की वैल्यू यहाँ भी कैलकुलेट करना है, 1000 ये 62। अब बताओ वो वाला सॉल्वेंट कितना देंगे हम लोग, जल्दी से बताओ सॉल्वेंट कितना देंगे, कितना आएगा सॉल्वेंट, कितना बोलिए जल्दी बोलो। 250 सिंपल है ना, तो सॉल्व कर ले, बताओ कितना आएगा। ये वैल्यू आपको कितनी आएगी, चलो 0 से 0 डेसिमल हटा, डबल 0 और इधर 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 से 4। ठीक है, सब तो कट ही गया बुढ़े। कितना आएगा x की वैल्यू बताओ तो, x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 1 मिनट इसको ठीक से सॉल्व किया जाए, ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, नहीं तो आंसर देखते। 0.25 मोल्स निकाल लो, बताओ मोल्स कितना होगा जल्दी, क्या जल्दी बताइए कितना आएगा। तो क्या लिख दे भाई यहाँ पे, कितना आया, नहीं बताइएगा। चलो देखो मोल्स निकाल लेते, आसान हो जाएगा। y इंटू में 1000, बताओ 0.25 बराबर क्या लिखेंगे, मोल्स कितना है नहीं पता, y 250 इंटू में 1000 है ना। तो देखो कितना आ गया, ये आपका 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, और 25 चौके 100 डेसिमल देके कितना आ गया बाबू रे 100, ये भी कितना 25 चौके 100। तो बताओ यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ये कितना आ गया आपके पास 1/4 है ना, इक्वल टू कितना, तो ये भी तो कट ही जाएगा ना, ये भी कट गया आपका। इसको ठीक से कैलकुलेशन किया जाए क्या, चलो एक बार ध्यान से देखना। तो कितना आ जाएगा 0.25 डिवाइड बाय n इंटू में कितना 250 इंटू में 1000 है ना। तो ये हम बोल रहे हैं कि इससे ही ख़त्म हो गया, 25 चौके 100 भी ख़त्म हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 0.25
बाय में 4। ये क्या आ गया आपका, मोल्स आ गया है ना। अब बताओ मोल्स बराबर क्या होता है बाबूरे, बोलो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 0.25 डिवाइडेड बाय 4। तो बताओ मास निकालना है तो कितना होगा, 0.25 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में मोलर मास कितना था इसका 60। तो यहाँ से क्या निकाल लिए मोल, तो बताओ ये वैल्यू कितना 62, नॉट 60, 62। तो यहाँ से फिर अपने पास क्या आ जाएगा, मात्रा। ठीक है, वो हम कुछ खास नहीं किया इस क्वेश्चन में, क्या किया हम लोग, विलय की मात्रा निकाले, एक्स निकाले। तो हमको तब विलय की मात्रा पता चल गया जब विलयन की मोललता कितनी थी, 0.25 मोलर कितना में, 500 ग्राम में। और हमको तब भी विलयन की मात्रा पता चल गई, यानी विलय की मात्रा पता चल गई जब हमको कितना मिला है, 0.25 मोलर आयतन कितना था, 250 ml में, है ना। तो बताइए आप हमको कि हमको क्या निकालना है, रेशियो। तो बताइए रेशियो बराबर कितना होगा, रेशियो कितना होगा, इसका वैल्यू बताओ जल्दी कितना होगा। ये वैल्यू लगभग आपको आएगा 3.875। तो हमको द्रव्यमान का अनुपात बताना था। तो मान के चलो इसको मानते हैं x1, इसको क्या मानते हैं x2। तो बताओ x1 is to x2 क्या होगा, x1 कितना है 7.72, x2 कितना है 3.875। डन। तो बताओ कितना आ जाएगा, लगभग 2:1। 2:1 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी। कुछ खास नहीं था, हमको मोललता पता था, हम विलय की मात्रा निकाल ली और विलय का जो मात्रा निकाल लिया उसका क्या कर दिया, अनुपात निकाल दिया। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे चले। ठीक, चलो डन। नेक्स्ट है कि जब एक हाइड्रोकार्बन ए वायु की उपस्थिति में दहन से गुजरता है तो इसे ऑक्सीजन के 9.5 तुल्यांक की आवश्यकता होती है और यह जल के 3 तुल्यांक का उत्पादन करता है। ए का अनुसूत्र क्या है, देखो बाबू ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है ना, यूडियोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट लगता है और आसानी से बन भी जाता है। जब भी हम लोग को ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमारा सबसे पहला काम है कि एक रिएक्शन लिखना। कौन सा रिएक्शन, ये आप लोग याद ही रख लेना। ठीक है, रिएक्शन ये होता है आपका CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2, है ना। अब बताओ किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराएंगे तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना। तो हम लोग लिखते हैं XCO2 प्लस Y/2H2O। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, हम इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो ध्यान से, यहाँ से बताओ क्या कहा क्वेश्चन में कि जब एक हाइड्रोकार्बन, यानी हमारे पास क्या था CXHY था, वायु की उपस्थिति में दहन से गुजरता है तो इसे ऑक्सीजन के 9.5 तुल्यांक की आवश्यकता होती है और यह जल के 3 तुल्यांक का उत्पादन करता है। तो बताओ जल का कितना उत्पादन होता है, 3 तुल्यांक। तो 3 तुल्यांक यानी जल यहाँ पे मिल कितना रहा था, Y/2 मोल। ये किसके लिए बराबर होगा, 3। तो Y बराबर कितना हो जाएगा बाबू रे, 3, है ना। और ऑक्सीजन का कितना रिक्वायरमेंट था बाबू रे, X। यहाँ देखो X प्लस Y/4 के साथ करता है, यही ना। तो कितना होता है 9.5 ये आता है। तो बताइए यहाँ से X प्लस Y की वैल्यू कितनी है, 3/4 इक्वल टू क्या लिखोगे 9.5। यही नहीं लिखेंगे या और कुछ लिखेंगे हम लोग, बताइए। यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ पर ध्यान से बताओ 6 बाय में कितना 4 इक्वल टू 9.5। बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 चौके 60। ये कितना आ जाएगा 1.5 इक्वल टू 9.5, x इक्वल टू 9.5 माइनस 1.5, ये 8। तो बताओ हमारे पास x की वैल्यू पता है कितनी 8 और y की वैल्यू कितनी है 6। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C8H6। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी ये क्वेश्चन है आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तो चीज़ें आपके लिए क्या होंगी, आसान हो जाएंगी। डन, चलो आगे चलते।
आगे देखो कह रहा है कि जब एक हाइड्रोकार्बन ए को पूर्ण दहन से गुजारा जाता है तो इसे ऑक्सीजन के 11 तुल्यांकों की आवश्यकता होती है और यह जल के 4 तुल्यांक निर्माता करते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन है, सेम सेम सेम, एक बार इसको लिख लो, देख लो, ठीक है। और सेम अभी जो इस कॉन्सेप्ट पे बनाया है हम लोग, इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। डन है? हाँ, बताइए क्या आएगा आंसर। सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है, आपको आंसर देना है। चलो देखो क्या करेंगे, फिर से रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। क्या? CxHy प्लस x प्लस y/2 O2 क्या बना रहा है बाबू रे? CxCO2 प्लस y/2 H2O। डन। तो बताओ क्या आएगा यहां से, ध्यान से देखो क्या बोला कि कितना मिलता है हमको, 4 तुल्यांक मिलता है, निर्मित करता है ना। तो चलो 4 तुल्यांक क्या मिलता है? जल, यानी y/2 बराबर क्या लिखोगे? 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। और इससे कितने के साथ करता है? 11 तुल्यांक ऑक्सीजन के साथ, यानी x प्लस y/2 इक्वल टू 11। तो x प्लस 8/2 इक्वल टू 11 कितना आ जाएगा? 4 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो बताओ यौगिक का सूत्र क्या होगा? x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 8, C7H8। बताइए किस ऑप्शन में मिल रहा है? C7H8। हाँ, एक बार मिलाओ ठीक से, क्या ऑप्शन गलत है? C7H8। चलो एक बार देखा जाए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखो भैया मेरे y/4 है ना, ये कितना था? y/4 इक्वल टू 11 ना, ये y/4। तो कितना आ जाएगा बोलो? x प्लस 8 बाई कितना? 4 इक्वल टू 11, 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो क्या आएगा फॉर्मूला? C9H कितना? 8। C9H8 है किसी ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन डी। डन है? चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, ये भी बहुत आपके पास अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है हीमोग्लोबिन में द्रव्यमान के अनुसार 0.34% क्या है? आयरन है। 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन आयरन में परमाणु की संख्या, हमको क्या करना है? परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। तो बोला 0.34%, यानी कितना? 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना होगा? 34 ग्राम आयरन होगा। यहाँ से तो पता चल रहा है ना, यहाँ से तो क्लियर पता चल रहा है कि 0.34% है। इसका मतलब क्या कि 34 ग्राम कितना? 100 ग्राम, यानी 34 ग्राम किस में प्रेजेंट है? 100 ग्राम में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ग्राम है? 34 ग्राम आयरन है। तो बताओ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना होगा? बोलो 34/100 ग्राम आयरन होगा। तो आपसे पूछा कितना जा रहा है? 3.3 ग्राम में। तो बताओ 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना होगा? 34/100 गुणे 3.3 ग्राम आयरन। यही ना बोला गया है, ये और कुछ है? बताइए। हाँ, तो हमसे किसने पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में द्रव्यमान के अनुसार इतना प्रतिशत आयरन होता है। तो 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन के परमाणु की संख्या है। तो हमको आयरन के परमाणु की संख्या बतानी है। यस और नो? कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा आपको वो आंसर हो जाएगा। डन? बोलिए। तो बताओ इसमें कितना ग्राम आयरन आएगा? जो आएगा। ठीक, अब बताओ आयरन की अगर हम लोग बात करें, अगर 56 ग्राम आयरन होता तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती? 1 मोल। यस और नो? यानी हम लोग क्या कहेंगे कि 1 मोल आयरन है तो उसमें परमाणु की संख्या 6.022 गुने 10 के पावर 23, यानी 56 ग्राम में। ध्यान से, 56 ग्राम में कितना है आपके पास? 56 ग्राम आयरन में 6.02 गुने 10 के पावर 23 आयरन है। तो यहाँ मान के चलो x आ जाए वैल्यू जो भी, तो x ग्राम आयरन में कितना होगा? बोलो। तो x इंटू, इसको ये इंटू वाला है, 6.022 इंटू 10⁻23 आयरन। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर
ठीक, डन। बताओ क्या आएगा आंसर? आई थिंक इसका आंसर आप सॉल्व करोगे, आंसर सी आएगा। ठीक है, हमने बता दिया कैसे बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास यौगिकीय में 8.7% हाइड्रोजन, 74% कार्बन एवं 17.3% नाइट्रोजन होता है। तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या है? और साथ में उसका परमाणु द्रव्यमान भी आपको दिया जा चुका है। बतलाइए कैसे बनाइएगा? क्या ये मुझे बनाने की आवश्यकता है? आंसर बताओ, कैसे कैसे आंसर दोगे? चलो निकाल लेते हम लोग। कार्बन है, हाइड्रोजन है, साथ में क्या ऑक्सीजन है। तो चलो बताओ कार्बन कितना दे रखा है? 74। हाइड्रोजन कितना है? 8.7। ऑक्सीजन कितना है? 17। मोल निकालो। बताओ मोल क्या होगा? 74 डिवाइड बाई 12, 8.7 डिवाइड बाई 1, 17 डिवाइड बाई 16। चलिए जल्दी बताइए कितना आएगी वैल्यू? मोल कितना आएगा? 12 पंचे 60, 12 छोके 72, है ना? जल्दी से बताओ कितना आएगा? कितना है? यौगिकीय में 8.37% हाइड्रोजन, 74% कार्बन एवं 1 मिनट, ये आपके क्या है? नाइट्रोजन, है ना? कितना है नाइट्रोजन? 7.3%। और ये कितना है बाबू रे? तो ये कितना आ जाएगा? 17.3 डिवाइडेड बाय 14। ये रहा। जल्दी बताइए रेशियो कितना आएगा? रेशियो कितना आएगा? एक आएगा आपके पास 12 छोके 72, दिस इज योर 6.17 मोल। ये तो लगभग कितना आ जाएगा? 8.7 का 8.7 रहने दो। और ये कितना आ जाएगा? 14 एकम 14, है ना? ये वैल्यू आएगा आपको 1.23 समथिंग। मतलब सबसे छोटा वैल्यू ये है, तो लगभग इसको क्या मान लो? 1 मान लो। तो चलो इसको लगभग 6 मानो, तो 6 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा? 6। और ये कितना है आपके पास? 8.7 डिवाइड बाई कितना? 1.3। बताओ ये वैल्यू कितना में कटेगी? लगभग कितना? या फिर से आप 1.23 लेके चलोगे ना एग्जैक्ट, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6.17 डिवाइड बाई 1.23, 8.7 डिवाइड बाई 1.33, 1.23 डिवाइड बाई 1.23। ये लगभग आ जाएगा 5। ये लगभग आ जाएगा कितना आपको? तो कितना बार में कट जाएगा? 7 एकम 7, 6 बार में। और ये 1, यानी C5H6N1। बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है? C5H6N1, C5H6N1 कोई नहीं है। चलो यानी कि लगभग हमारे पास ये वैल्यू सॉल्व करना, शायद 7 आ जाए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। सॉल्व करके देखना, ठीक है? कुछ खास नहीं, इससे पहले हमने इसका बहुत सारा क्वेश्चन किया है। डन। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करवाए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्लोरीन का औसत मोलर द्रव्यमान कितना है? 13.5 ग्राम पर मोल है। एक बात बताओ, एवरेज मोलर मास दे रखा है बाबू रे। बोले थे ना कि जैसे ही दे ऐसा फॉर्मेट बना लो। और बोल रहा है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, बताओ क्लोरीन कितना है? क्लोरीन आपके पास 35 है, और एक क्लोरीन कितना आपके पास? 37 है। तो लगभग होगा, तब बताओ हमको बताना है कि कितना होगा क्लोरीन, कितना मिलेगा, और यानी 35 और क्लोरीन 37। तो बताओ हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? इसका मास परसेंट, सॉरी मोल, है ना? तो बताओ टोटल मोल कितना मान लेते हैं? तो आपको क्या कह रहा है? ग्राम पर मोल में दे रखा है। अच्छा ग्राम पर मोल में दे रखा है, यानी टोटल मोल कितना मान लेंगे? 1। तो बताओ अगर ये x मोल है तो कितना होगा? 1 माइनस एक्स मोल। अब निकालते हैं मास परसेंट। बोलो मास परसेंट कैसे निकालते थे? तो मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल्स कितना है? x, मोलर मास ये कितना हो जाएगा? 35x। ये कितना होगा बाबू रे? 37 इंटू में 1 माइनस एक्स, है ना? अब बताओ एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, है ना? बताइए एवरेज मास कितना है इसका? दे रखा है ना 13.5 ग्राम पर मोल। टोटल मास कितना है बाबू रे? तो सबका सम करेंगे कितना? 35x प्लस कितना? 37 इंटू 1 माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितना आ जाएगा? 1। तो ये वैल्यू तो 30.5 ही रहेगा। ये 35x प्लस 37
-37x है ना। तो बताओ यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 13.5 इक्वल टू ये वैल्यू आपको आ जाएगा कितना 37 -2x, यही आने वाली वैल्यू है ना, क्योंकि 37 हाँ ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, बताओ 13.5 -37 इक्वल टू कितना -2x, ये वैल्यू घट के कितना आ जाएगा, तो बताओ 13.5 घटाओ -37, ये वैल्यू आ जाएगा आपको कितना 24 13 37, यानी 23.5 -23.5 इक्वल टू -2x, x से x आपका गया तो x की वैल्यू 23.5 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से आपका एक x का वैल्यू आएगा, दूसरा आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। उसका रेशियो बोले तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसके रेशियो को भी निकाल सकते हो, ठीक है। देख लेना जो भी है, इसका आंसर आपको कितना आना चाहिए जल्दी बताओ। इसका आंसर आएगा शायद आपको 2:1। डन, देख लेना जो भी है 3, जो कैलकुलेट कर लो, x आ गया यानी ये कितना आपके पास 23.5/2, तो ये कितना होगा 1 - 23.5/2, अब रेशियो निकले जो आपका वो क्या होगा आंसर। डन है, चलो आगे चलते हैं। देखो मीथेन में मोल द्वारा कार्बन की प्रतिशत संगठन है, परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले के क्लास में। बताओ क्या होता था प्रतिशत संगठन बराबर कि यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बट्टे में यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुने में 100, सिंपल है ना। तो बताओ क्या है मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू रे CH4 होता है। बताओ इसमें कार्बन का बताना है ना, बताओ तो कार्बन कितना होगा इसमें बोलो, एक मोल, यहाँ पे बोल रहा है मीथेन में मोल द्वारा, मोल से बोल रहा है, तो इसमें कार्बन कितना है, हम यहाँ पे ये चीज भी कह सकते हैं कि इसमें 1 मोल कार्बन है और 4 मोल क्या है आपके पास बोलो हाइड्रोजन है। तो हमसे इसका पूछा गया तो 1 बट्टे टोटल मोल कितना 5 गुने में 100, बताओ कितना परसेंट आएगा 20%, ऑप्शन डी। डन है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, हाँ ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको सॉल्व करना है। देखो बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि AB2 में 5 मोल का भार कितना है 125 गुने 10 के पावर -3 किलोग्राम। तो हम लोग लिखते हैं AB2 का भार, तो बताओ AB2 का भार कितना है बाबू रे 125 गुने 10 के पावर -3 किलोग्राम, ठीक। अब क्या कह रहा है मोल कितना है, AB2 का मोल कितना है, तो हाँ तो AB2 का मोल हो गया आपके पास, बड़ा सिंपल है, कितना AB2 का मोल है आपके पास 5 मोल है। डन, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि A2B2 में 10 मोल का भार इतना है, तो चलो A2B2 का भार है ना, तो बताइए A2B2 का भार कितना है बाबू रे 300 गुने 10 के पावर -3 किलोग्राम है ना। तो A का मोलर द्रव्यमान तथा B का मोलर द्रव्यमान, बताओ A2B2 के मोल की संख्या, बताओ A2B2 के मोल की संख्या बराबर क्या आएगा बोलो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो कितना मोल दे रखा था 10 मोल है ना। तो हमसे पूछ रहा है मास ऑफ A2B2, मास ऑफ A2B2, मास ऑफ AB2, मास ऑफ AB2, और ये दोनों का रेशियो पूछा, यही पूछा है। बताओ कैसे निकालोगे, सिंपल है ना। बताइए कि मोल्स बराबर क्या होता है, मोल की संख्या बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, यही ना लिखते हैं। तो अगर हमको मोलर द्रव्यमान निकालना हो तो मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होगा बोलो, तो दिया गया द्रव्यमान बट्टा में मोल की संख्या। तो आप हमको बताइए कि दिया गया द्रव्यमान इसमें कितना था A का 125 गुने 10 के पावर -3 किलोग्राम और इसके मोल की संख्या 5 है, तो ये कितना बार में कट जाएगा बाबू रे 5 से, अच्छा देखो 5 है ना, तो 5 से कितना बार में कट जाएगा, ये 25 पंचे 125, तो ये आ गया 25
गुने 10 के पावर -3 किलोग्राम। ये किसका द्रव्यमान है? ये है Ab2 का मोलर द्रव्यमान। डन। चलो इसमें देखो, बताओ, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा ना, मोलर द्रव्यमान, मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो बताओ मोलर द्रव्यमान बराबर यहां भी क्या लिखोगे, बोलो तो? मोलर द्रव्यमान बराबर यहां भी लिखेंगे हम लोग दिया गया द्रव्यमान बट्टे में मोल की संख्या, है ना, मोल की संख्या। बताओ दिया गया द्रव्यमान कितना है अपने पास? 300 गुने 10 के पावर -3 किलोग्राम, और मोल की संख्या कितनी है बाबूरे? 10 मोल। तो बताओ खत्म, कितना आ गया? 30 गुने 10 के पावर -3 किलोग्राम। यही है ना? हाँ 300 न था, अच्छा यहाँ पे 300, 125। देखिए तो आपको आंसर मिल रहा है क्या? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? चलो तो देखो, सीधे बैठा मत देना आंसर, ठीक है? ये आ गया मोलर द्रव्यमान। तो बताओ क्या बोला? Ab2। Ab2 कैसे बना होगा? इसमें A + B2 यानी A + 2B। बताओ इसका मोलर द्रव्यमान कितना ले लेते हम लोग? तो 25 गुने 10 के पावर -3 किलोग्राम, है ना। अब बताओ A2B2 है, तो देखो A2B2 है यानी 2A + 2B मिलके बना होगा। इसका कितना है? 30 गुने 10 के पावर -3 किलोग्राम, है ना। अब बताओ इसको अगर हम शॉर्ट कर लेते हैं कितना आ जाएगा, बोलो तो? अगर हम चाहे तो इसको A + B बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 को इधर भेज दे तो 15, 30/2 15, 15 गुने 10 के पावर -3। ये आपका हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया आपके पास इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताओ, इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे तो क्या आएगा, बोलो तो? जल्दी बताओ। इक्वेशन 1 और 2 से आपके पास क्या आएगा? A से A खत्म। बताओ ये कितना आ जाएगा? B की वैल्यू कितनी होगी? B की वैल्यू 2B और B दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, बोलो? 3B। तो 3B बराबर कितना? बताओ यहाँ से B की वैल्यू कैलकुलेट करो, या घटा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। A से A खत्म हो गया आपके पास, 2B में से B गया, कितना आ जाएगा? B। और 25 में से 15 जाएगा कितना? 10 गुने 10 के पावर -3 किलोग्राम। तो ये B का द्रव्यमान है। अब आपसे पूछा क्या गया है? A का। तो बताओ A का कैसे निकालेंगे? तो किसी में भी बैठा दो। अगर हम किस में बैठा दो इसको, बोलो? जिसमें इच्छा हो, समीकरण 1 में बैठा दो या 2 में बैठा दो, वहां से क्या निकाल लो? A का द्रव्यमान, है ना। तो A का द्रव्यमान कितना है आपके पास? 10 गुने -3। इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? 1, यानी कैलकुलेट करोगे तो B का आ जाएगा 5 गुने 10 के पावर -3। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। डन। हाँ, तो हमको A और B कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बताना था। यहां पे मत बता देना कि AB2 का, A2B2 का, इसके मोलर द्रव्यमान नहीं बताना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स A और B से मिलके बना है, तो A और B का बताना था। डन है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, और इसका आंसर आपको देना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? चलो देखते हैं इसको, ठीक है। एरर इसमें देखो, एक क्वेश्चन इसका बताओ। एक अज्ञात क्लोरोहाइड्रोकार्बन में 3.5 ग्राम क्या है? 3.5 ग्राम, 3.55% क्लोरीन होता है। यदि हाइड्रोकार्बन के प्रत्येक अणु में केवल एक क्लोरीन परमाणु है तो 1 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन में उपस्थित क्लोरीन परमाणु की संख्या है। मतलब ये कैसे सॉल्व करिएगा? जल्दी तो बताओ। हमको पता है परसेंटेज मास ऑफ क्लोरीन कितना, 3.55। बताओ इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन में, है ना, कि 100 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन में क्या है बाबूड़े, बोलो तो? कितना है? 3.55 ग्राम क्या उपस्थित है?
क्लोरीन है। तो 100 ग्राम में कितना है बाबू रे? 3.55 ग्राम है। बताइए 1 ग्राम में कितना होगा? निकाल लेंगे 3.55 बट्टा 100। ठीक है, तो बताओ हमको कि 1 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन में कितना है? 3.55 बट्टे में कितना आएगा अपने पास? 100 आएगा। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन में उपस्थित क्लोरीन परमाणु है। हमें किसकी बतानी है? परमाणु की संख्या। एक बात बताओ, परमाणु की संख्या बतानी है तो क्या निकालना पड़ेगा? मोल की संख्या। तो मोल की संख्या बराबर क्या होगा? फिर से बोलो तो, दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो बताओ 1 ग्राम में द्रव्यमान कितना है? 3.55 बट्टा कितना? 100। अब मोलर द्रव्यमान कितना होता है बाबू रे? 35.5। तो बताओ यहां से मोल की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास? मोल की संख्या कितनी आ जाएगी? 0.001 यानी 1 इंटू 10⁻³ मोल, है ना। तो बताओ 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? सिंपल सी है, 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 गुने 10⁻23। तो बोलो 1 गुने 10⁻³ मोल में कितने परमाणु होंगे? बोलो तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ यानी 6.022 इंटू 10⁻20। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बाबू रे? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। देन मोल की संख्या निकाल लिए पहले, हमको आसानी से पता चल गया परमाणु की संख्या। कोई दिक्कत? चलिए आगे चले। नेक्स्ट है हाँ ये एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में मात्रा की दृष्टि से बहुतायत से मिलने वाले तत्व है। ऑक्सीजन 61.4% है, कार्बन 22.9% है, हाइड्रोजन 10.0% है, नाइट्रोजन 2.6% है। 75 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के शरीर से सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को H2 यानी ये H1 यानी ये वो वाला है जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम और ये वो H2 जिसका द्रव्यमान 2 ग्राम परमाणु में बदल दिया जाए तो उसके भार में जो वृद्धि होगी वो है। तो सिंपली बताओ हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं? हम यहाँ पे निकालते हैं कि कितना हाइड्रोजन है। यस और नो बोलो। तो व्यक्ति का भार कितना है? 75 किलोग्राम। मान के चलो कि ये क्वेश्चन लगभग मेरे पे ही फिट है ना, कि मैं लगभग कितना हूं? 75 किलोग्राम का हूं। डन, उसी पे। बताओ कैसे बनाओगे? कैसे? तो हम निकालते व्यक्ति का भार। बोलो व्यक्ति का भार। व्यक्ति का भार बताओ, व्यक्ति का भार कितना है? 75 किलोग्राम, है ना। अब आ जाओ काम की बात करते हैं। बताओ हमको क्या बोला? व्यक्ति में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 10, यानी 10% हाइड्रोजन है। तो बताओ अगर हम निकाले कि व्यक्ति में हाइड्रोजन H1 का मान कितना होगा इसमें, यानी कि इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, तो क्या कहोगे? व्यक्ति में H1 का मान तो कुल कितना है? 75 किलोग्राम। उसमें 10% क्या है? हाइड्रोजन है। तो 75 के गुने में कितना? 10% यानी 10 बट्टा में 100। तो बताओ तो ये कितना आ जाएगा? 10 दाएं के 100 यानी 7.5 ग्राम। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो 75 किलोग्राम का व्यक्ति है उसमें कितना ग्राम हाइड्रोजन है? 7.5 ग्राम। तो ये कौन था? H1 वाला। अब प्रश्न क्या बोला गया कि इसको 2 में बदल दिया। जैसे बताओ हाइड्रोजन का परमाणु, जैसे ये परमाणु द्रव्यमान 2 गुना होगा, ये वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 7.5 से क्या हो जाएगा? 2 गुना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कितना से वृद्धि होगा? यही बोला ना कि उसके भार में जो वृद्धि होगी वो है कितना से वृद्धि हो जाएगा? 7.5 किलोग्राम डबल हो जाएंगे। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर है और 8% सल्फर बनाने वाले यौगिक का न्यूनतम आणविक भार है। सिंपल सी है। बताओ हमको परसेंटेज मास किसका पता है? सल्फर का, है ना। बताओ फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मास ऑफ सल्फर इन कंपाउंड अपॉन में क्या लिखेंगे? बोलो मॉलिक्यूलर वेट। ये लिखोगे ना, मॉलिक्यूलर वेट इनटू में क्या लिखोगे? 100। और तो कुछ लिखने वाले नहीं हो। कम से कम कितना सल्फर होगा? बोलो
कम से कम कितना सल्फर उसमें होगा? एक, इतना तो है ना। तो बताओ कितना है? 8। सल्फर कितना होगा? 1। मॉलिक्यूलर वेट ही कैलकुलेट करना है, तो चलो इसको W मान लो, इंटू में 100, 8 चौके 32। बताओ W बराबर कितना आ जाएगा? 400 ग्राम पर मोल। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास। डन, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है एक विशेष गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है। इसमें अणु की संख्या का अनुपात है ना? बताओ कैसे निकालेंगे? यानी हमको बताना है किसके द्रव्यमान का अनुपात, है ना? एक विशेष गैसीय में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है। अणु की संख्या, यानी हम अगर निकालना चाहे, बोलो मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ N2, आसानी से निकल जाएगा। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास ऑफ पर मोलर मास। तो क्या लिखेंगे हम लोग? मास ऑफ N2 अपॉन O2 अपॉन में मोलर मास ऑफ O2, यहाँ पे मास ऑफ N2 अपॉन में मोलर मास ऑफ N2, यही लिखेंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा कि मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ N2। मास कितना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का? बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मास आपके पास कितना था? 1:4, यही था ना, और तो कुछ नहीं था। द्रव्यमान का अनुपात कितना है? 1:4। निकालो, बताओ कितना आएगा आंसर? जल्दी से आंसर कितना आएगा? क्या आ रहा है? जल्दी, क्या? तो अणु की संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग? निकालो, ये तो मास लिख लो। बोलो x, इसका मास कितना? 16। और एक मिनट, O2 है ना, तो बताओ O2 है तो इसका मास कितना कंसीडर कर लो? 32। और इसका कितना? x अपॉन कितना? बोलो ये कितना है? 28। तो कितना आ जाएगा बताओ तो? रेशियो सॉल्व करके आंसर लाइए, जल्दी से आंसर दीजिए। बताना, ठीक है? जो आंसर भी आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोल में ऑक्सीजन परमाणुओं के 0.25 होंगे? देखो कितना सिंपल, सिर्फ फॉर्मूला उठा लो। क्या कह रहा है? Mg3PO4 का होल ट्वाइस। कितना मोल है? 1 मोल। बताओ एक मोल में कितना ऑक्सीजन है? 4 2 जा 8 मोल है। यस और नो? है तो हमसे पूछा जा रहा है, यानी एक मोल में कितना है? 8 मोल। ठीक, हमसे पूछा किस में जा रहा है बताओ? एक मोल में आपके पास 8 मोल है, आपसे पूछा जा रहा है किस में? बोलिए 0.25 मोल में। तो हम सिंपल कहेंगे, ध्यान से, कि अगर हमारे पास अपोजिट चलो, 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन कितना मोल Mg3PO4 होल ट्वाइस में होते? 1/8 मोल में। हमसे पूछा गया 0.25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25 इंटू 1/8 मोल। सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर? आई थिंक आंसर आपके पास क्या आना चाहिए? 3.125 इंटू 10⁻², और कुछ खास नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास? ये कि 5 यानी इतना में Fe की में परमाणु की संख्या। सिंपल है यार, देखो द्रव्यमान दे रखा है, कितना दे रखा है? 5। सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से। 558.5 ग्राम आयरन है। इसमें क्या बताना है? परमाणु की संख्या। तो चलो पहले मोल की संख्या निकालो, ठीक है? तो बोलो मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, यहीं पे बैठा दे रखा है 55.85। तो इधर हटाओगे तो कितना आएगा? 10, और इधर हटाओगे तो कितना? सॉरी
नीचे में 10 ऊपर में 100 है ना, तो ये तो खत्म। तो कितना आ गया 10 मोल, यानी 10 मोल आयरन है। हम द्रव्यमान से मोल में बदल लिए है ना, तो हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखो कह रहा है कि डायरेक्ट तो मिल नहीं रहा है, परमाणु की संख्या बराबर क्या होगा मोल की संख्या गुने में एवोगाड्रो नंबर। कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है क्या? नहीं है। चलो खत्म करो। तो हम लोग देखते हैं 60 ग्राम, क्या कह रहा है 60 ग्राम कार्बन में 2 गुना। तो बताओ 60 ग्राम कार्बन में कितना मोल होंगे? तो दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोल द्रव्यमान यानी 5 मोल कार्बन। तो बताओ 5 मोल के कार्बन 2 गुना है कि नहीं है, यानी इतना परमाणु। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। डन? हाँ, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास। चलो, तो ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन। अब बताना है आपको कि 0.35 मोलर जलीय विलयन के 250 ml तैयार करने के लिए आवश्यक सोडियम एसीटेट कितना होगा। तो बताओ, मोलरिटी पता है जी, मोलरिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू 1000 बट्टा W इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, याद है। तो 0.35 इक्वल टू x, यही तो बताना है ना कितने सोडियम, यानी x इंटू में कितना 1000 अपॉन W, बताओ कितना दे रखा है मोलर मास 82 इंटू में कितना 250 ml। चलो सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये तो 4 बार में चला गया, बात खत्म। डेसिमल हटाओ, कितना आ गया 2 गो 0 आ गया है ना। कटेगा क्या, ये कट जाएगा, 25 चौके 100, और कटेगा हाँ 5 से कट जाएगा, 7 5 यानी कितना 5 25, 5 25, इधर कितना 7 5 35 है ना, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 7/5 बराबर x बट्टा 82, तो 5x बराबर 82 गुने 7, कितना आ गया बाबूरे, देखो तो कटेगा 5x, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1 और 8 7 56 और 1 कितना 57, इतना भागा 5। देखो तो वैल्यू कितनी आ रही, देख लेना, जो x की वैल्यू आनी चाहिए, जो है वो आपका आंसर। डन? ये फॉर्मूला था, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये था आपका, आज हमने इतना क्वेश्चन किया है, और ये जो सारे क्वेश्चन है आपके सभी बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन थे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सीरीज में, क्वेश्चन के साथ ही मिलेंगे। अभी हमारा 1-2 क्लास और रहेगा क्वेश्चन का, तो जिस तरीके से बनाए हैं आप इसको प्रैक्टिस करिए, आपको मजा आएगा। क्वेश्चन ज़्यादातर अच्छा होगा कि आप खुद बनाए। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग।